हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी के बसंत पाठ्य पुस्तिका से हमने ज़्यादातर चैप्टर्स हम कर चुके हैं, सभी पाठ हम पढ़ चुके हैं। एक आध बच गए हैं, उनको हम बाद में कर लेंगे। और आज से आपका ग्रामर शुरू होगा, हिंदी व्याकरण हम शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण में हम एक दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ लिया। साथ में आपने यहाँ पर शब्द वर्ण विचार पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम शब्द विचार शुरू करेंगे। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उस भाषा की वर्ण समझ में आनी चाहिए। इससे पहले भी आपने गद्य रचना में भी पढ़ा कि किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं तो आपको उसके अक्षर, वर्ण यानी अक्षर को सीखना पड़ता है। वर्ण विचार आप पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या इसके भेद हैं। आज की क्लास में अब वर्णों के मेल से आपके शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द क्या होते हैं, शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को समझने के लिए आपके पास भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वर्णों के साथ, वो जो है कुछ ध्वनियों के साथ उत्पन्न होता है, और ध्वनियों को जब हमने बाद में लिपि के रूप में लिखा, अक्षर बनाए, तो ये आपके वर्ण कहलाए, ठीक है। और वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं, शब्द के मेल से आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। तो किसी भाषा को सीखने के लिए आपको वर्ण, शब्द जानना बहुत जरूरी है। फिर आप वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्यों के कैसे जो है निर्माण होता है, किन किन आधारों पर इसके भेद होते हैं, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, आप एक शब्द लिखा है यहाँ बस, शब्द लिखा है बस। अब ये जो बस है, हमने कहा ना आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं, और शब्दों के मेल से आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई है, वर्ण। आप पहले वर्णों के बारे में सीखेंगे, फिर आप वर्णों को जान जाएंगे तो फिर आप शब्द बनाना सीखेंगे। शब्दों को जानने के बाद फिर आप वाक्य बनाना सीखेंगे, और जैसे ही आपने वाक्य बनाना सीख लिया तो वो वाक्य आपके भाषा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये एक क्रम है किसी भी भाषा को सीखने का। इंग्लिश में भी आप पहले अल्फाबेट सीखते हैं, यहाँ आप वर्ण सीख रहे हैं। अल्फाबेट्स के बाद आप वहाँ वर्ड्स को सीखते हैं, वर्ड्स के बाद आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और एक लैंग्वेज आपके पास आ जाती है। तो ये जो है एक क्रम होता है किसी भी भाषा को सीखने का। तो हिंदी व्याकरण का मतलब क्या है। देखिए, आप किसी भी भाषा को सीख जाते हैं अनुकरण के माध्यम से। आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को आप सीख तो लेते हैं, ठीक है। और कई बार आप भाषा को जो है गलत प्रयोग करते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से कैसे आप लिखें, कैसे आप शुद्ध रूप से बोलें, और कैसे उसका उच्चारण करें, ये हमें हिंदी व्याकरण में सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं उनके बारे में ही, जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, हम शब्दों को बोलते हैं, वाक्यों को बोलते हैं, उन्हीं के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बस एक शब्द लिखा है बस, ठीक है। अब ये बस शब्द जो है कुछ वर्णों के मेल से, हमने आपको वर्ण विचार में आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाया था, और वहां पर हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी वर्ण जो है इस तरह से लिखा जाता है, कोई भी वर्ण इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, जैसे क है ना, ये आपका एक व्यंजन है, क आपका एक व्यंजन है। व्यंजनों की परिभाषा क्या थी कि व्यंजनों को आप स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित नहीं कर सकते हैं। यदि मैं इस व्यंजन को स्वतंत्र रूप में लिखूं तो ये व्यंजन इस तरह से आपके आएंगे, एक हलंत लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका व्यंजन है। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, ये हलंत है। ये मैंने कुछ व्यंजन लिखे और इसमें हलंत लगा दिए, ये व्यंजन स्वतंत्र है, लेकिन इनका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने इसमें किसी स्वर का को मिलाया नहीं, तब तक आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। आप क, जो ये क है ना, इसका उच्चारण नहीं कर सकते।
आप उच्चारण कैसे करते हैं बच्चों? आप क्या लिखते हैं? क, इसको आप क बोलते हैं। अब इसका उच्चारण कीजिए, बार बार उच्चारण कीजिए। क में आधा तो क है और साथ में इसमें अ की ध्वनि भी जुड़ी हुई है। चलिए, तो यहाँ हमने क्या कहा, ये जो क है ये क किससे मिलकर बना है? इसमें क तो इस तरह से व्यंजन को तो आप अलग कर देंगे और जब इसमें अ की ध्वनि जुड़ी होती है तब जाकर के ये क होता है। ठीक है, यानी कि जब इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका व्यंजन जो स्वतंत्र अवस्था में होता है वो अलग हो जाएगा और इसमें जो स्वर जुड़ा होता है वो उसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क है ये क हलंत के साथ धन अ इन दोनों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से जब हम ख की बात करें, ख में आपका ख अ का स्वर भी आ रहा है, ख अ का स्वर भी आ रहा है, यानी इसका वर्ण विच्छेद करने पर आपको ख, देखो इसको आप समझेंगे नहीं, आगे आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और संधि विच्छेद आपका आगे की क्लासेस तक है, इसलिए इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अ का स्वर भी जुड़ा होता है, यानी कि आप किसी भी व्यंजन को उठाइए, उस व्यंजन को उठाने से आपको क्या मिल जाता है, उसमें अ का स्वर, अ की ध्वनि है, इसलिए उसमें वर्ण विच्छेद करने से आपको अ मिल जाता है। ठीक है ना, तो जो आपको व्यंजन दिखता, क से लेके ज्यों तक जितने भी व्यंजन हैं वो आपके उन सब में स्वर जुड़ा है और जब वो इस अवस्था में आपको दिखते हैं इसमें अस्वर जुड़ा हुआ है। बाकी मात्राएं जोड़ना हमने आपको सिखाया है, उसमें वर्ण विच्छेद में हमने, वर्ण विचार में हमने पूरा डिटेल में आपको बताया है। ठीक है ना, तो बस हम यहाँ पर क्योंकि इस बस का हम वर्ण विच्छेद कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा वर्ण विच्छेद पर जाएंगे। तो वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो जो ये ख है इसको आप ऐसे ऐसे ही, यदि मैं मौ की बात करूं तो मौ में कौन कौन से, इसका वर्ण विच्छेद करने पर आपको एक तो मौ मिलेगा जो कि हलंत के साथ, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में कोई भी व्यंजन हलंत के साथ होता है और जब उसमें, और देखो वो हलंत के साथ तो है लेकिन उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। उच्चारण आप कब कर पाएंगे, जब उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा होगा। अस्वर होगा तो आप उसे मौ कहेंगे, मौ में आपका अ आ रहा है, मौ अ का स्वर आ रहा है। माँ कहें तो आ का स्वर आएगा, कोई ना कोई स्वर जुड़ा होगा। बराखड़ी आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर आपके पास जो बराखड़ी होती है, पहले में अ का स्वर, दूसरे में आपका आ की मात्रा जुड़ती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की बाकी में जो है मात्राएं जुड़ती है। जब भी किसी भी व्यंजन में हम अ जोड़ते हैं तो उस व्यंजन का हलंत हट जाता है। जैसे क में आपने, इस ख में आपने अ जोड़ा तो ख बन गया, ये हलंत हट गया है। हलंत हटा हुआ यानी कि उसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है। ये बात आप जो है नोट कर लीजिए। अगर उसमें हलंत नहीं है यानी उसमें अ का स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करते हैं। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके थे कि आपके जो व्यंजन हैं वो स्वतंत्र अवस्था में हलंत के साथ होते हैं और जब उसमें अ का स्वर जुड़ा होता है तो फिर वो जो है आपका हलंत उसका हट जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं शब्दों की, हम बात कर रहे हैं, हमने कहा जो शब्द हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब इस पूरे शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे वर्ण विच्छेद? बस का जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर देखिए बस, तो ब किससे मिलकर बना है? ब तो पहले हलंत के साथ, धन इसमें अ का स्वर भी जुड़ा है। अभी अभी बताया ना कि हर व्यंजन में अ का स्वर जुड़ा है जब आप उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। बाकी मात्राएं तो हम जानते हैं, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, उ ए जो भी है मात्राएं तो हम जानते हैं। लेकिन अगर किसी में मात्रा नहीं है और वो स्वर उसका आप उच्चारण कर पा रहे हैं व्यंजन का, तो वो आपका क्या है, उसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है। इस बात को आपने ध्यान से नोट कर लेनी है। साथ में देखिए सौ में आपका, सौ तो हलंत के साथ जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका ये जो स्वतंत्र अवस्था का व्यंजन है वो अलग हो जाएगा और इसमें धन अ का स्वर भी जुड़ा था, इसलिए हमने अ को सेपरेट कर लिया है, अ को हमने बिल्कुल अलग कर दिया है क्योंकि अब हम इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, अब हम इसे तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने पर जो है हर व्यंजन आपका अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए भेड़िया, भे, भे,
यहाँ पर है भे, तो भे में क्या जुड़ा है, यहाँ कोई अ का स्वर नहीं है, भे इसमें एक ही मात्रा है। तो देखो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये तो स्वर हलंत के साथ, देखो ये मात्रा नहीं है, ये सिर्फ एक तिरछी इस तरह से रेखा है, ये हलंत है। भ धन इसमें एक ही मात्रा है, इसलिए ए। अब ये आपको वर्ण विच्छेद में बताया गया है, वर्ण विचार में बताया गया है कि मात्राएं जब किसी वर्ण व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं अ के अलावा उसमें उसकी मात्रा जुड़ती है। इसे आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि भ लिख दिया और उसमें ए जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। इस भ में इसकी मात्रा जुड़ती है, एक ही मात्रा। आपको मात्राएं भी बताई हैं, स्वर की मात्राएं क्या क्या होती हैं, और ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ऋ, तो ड़ में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो मात्रा है, लेकिन जब इसको खोलेंगे आप, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा, मात्रा नहीं लिखी जाती है। जोड़ते समय मात्रा जुड़ती है, तोड़ते समय पूरा स्वर आपका आ जाता है। जैसे ख में, भ में आपने ए जोड़ दिया, लेकिन जब आप इसे जोड़ेंगे, देखो अभी तो हम इसे तोड़ रहे हैं, इस शब्द को तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, उसके टुकड़े कर रहे हैं बहुत छोटे टुकड़े में, तो इसकी छोटी सबसे छोटी इकाई है। इस भ को हमने छोटी इकाई में तोड़ा, पहले तो ये सबसे छोटी इकाई में यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन है, इसको कहा जाता है स्वर रहित व्यंजन। ये भ है आपका क्या, स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। अब इसमें एक ही मात्रा है, तो मात्रा नहीं लिखनी है, ए लिखनी है। और जब जोड़ेंगे इसको जो है, जब आप क्या करेंगे जोड़ेंगे, तब इसमें एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अब ड़ में देखिए, ड़ में आपका क्या है, इसके हलंत के साथ स्वर रहित आपका क्या है, ये व्यंजन है, और इसमें इ जोड़ा। य है स्वर रहित है, इसमें आ जोड़ा। तो इससे आपको एक चीज ये भी पता चलती है कि अगर क में आप इ जोड़ें या आ जोड़ें तो क्या हो जाता है, का हो जाता है, ये आप पढ़ चुके थे। क में यदि आप ए जोड़ें तो आपकी ए की मात्रा क्या होती है, के हो जाएगा। यदि क में आप ओ जोड़ें तो क्या हो जाता है, को हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ती है, ठीक है। कई बार हलंत के साथ स्वर रहित होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका य में आपने क्या जोड़ दिया, य में आपने आ जोड़ा, तो ये क्या हो गया, या। ऐसे ही खरबूजा, खरबूजा, खरबूजे को जब आप तोड़ेंगे, ये ख बना है स्वर रहित ख और अ से, ये र भी बना है स्वर रहित ख और अ से, ठीक है। और ये जो आपका ब है, ये भी आपका स्वर रहित ब, बू, इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी है, इसलिए ऊ लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो, जा में जो है स्वर रहित और यहाँ पर आ जुड़ गया है, तो खर बू जा। अब आते हैं शब्द पर। ये तो हमने थोड़ा सा रिवीजन किया पिछला जो हमने वर्ण विचार पढ़ा था। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं को जब आप जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है एक शब्द। जैसे आप देखिए, ये जो बस है, ये इतने वर्णों के बीच मेल से बना है। ये बस जो है, ब स्वर रहित अ धन स स्वर रहित धन अ, इन सब के मेल से बना है बस, ठीक है। और भेड़िया भ धन ए धन ड़ धन इ धन य धन आ, इन सब वर्णों के मेल से बना है आपका भेड़िया। इसी प्रकार खरबूजा, इतने सारे वर्णों के मेल से आपका क्या बना है, खरबूजा बना है, ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं शब्द की, कि सभी सार्थक शब्द समूह है जो ऊपर आपको दिख रहे हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, जिसका अर्थ निकले। तो ये जो शब्द आपको दिखे, बस, भेड़िया और खरबूजा, ये क्या है, सार्थक शब्द समूह है। यदि इन वर्णों को इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, अतः वर्णों के सही योग से शब्द बनते हैं। अब क्या कहा, चलिए इससे तो बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन इस भेड़िया को उठाइए, यदि हम इसके शब्द समूह को सही क्रम में न जोड़ें तो क्या ये शब्द रह जाएगा। मात्र भेड़ी धन या, इनको जोड़ने से ही आपके शब्द बन जाते हैं, नहीं, इसका भी एक निश्चित क्रम होना चाहिए। दैट मीन्स आप पहले या लिख दें और फिर
फिर आप ऋ रख दें और फिर भे लिख दें, क्या आपको ये कोई शब्द दिख रहा है? उतने ही हैं, लेकिन क्रम अगर इसका अदला बदली कर दी जाए तो यहाँ इसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जहाँ भेड़िया बन रहा था और अब इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक, देखो वर्णों को यहाँ पर भी हमने जोड़ा है, ऐसा नहीं है, इसका भी आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। कैसे? आप इसे लिख सकते हैं य धन आ धन ऋ धन इ धन भ धन ए। इसका भी आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन इन वर्णों का क्या सही क्रम है? क्या ये वर्ण आपको कोई अर्थ दे रहे हैं? कोई भी अर्थ नहीं है। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक का शब्द ये मतलब हुआ कि यदि हमने शब्द को इधर उधर उसका कोई अर्थ ही ना निकले तो मात्र वर्णों के मेल को आप नहीं कहेंगे कि आपने कोई भी वर्ण मिला दिया और बन गया शब्द, ऐसा नहीं। उसके कोई अर्थ आना चाहिए, उसका कोई सार्थक आपके पास मेल होना चाहिए ताकि आपको उसका कोई अर्थ मिले। सार्थक का मतलब यही है कि उसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ हमने इन्हीं वर्णों को आगे पीछे किया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। यानी कि एक सही क्रम होना चाहिए, एक सार्थक मेल होना चाहिए किसी भी शब्द को बनने में। तो अब आप लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्योंकि अगर वर्णों का सार्थक मेल ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है या कोई अर्थ ही ना निकले, ऐसा हो सकता है। इसलिए वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। ये सार्थक शब्द जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर सार्थक ना लिखें, हम मात्र लिख दें कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, कई बार बच्चे लिखते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। नहीं, वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते। अगर वर्णों के मेल को शब्द ही कहना था तो इसको भी हम एक शब्द कह देते। क्या ये एक शब्द है? क्या आपको ये एक शब्द दिख रहा है? ये तो कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये आपका शब्द नहीं है। हाँ, ये शब्द है क्योंकि यहाँ पर भेड़िया, ये क्या है? एक शब्द है और इसका एक अर्थ है। ठीक है, तो मात्र शब्द वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को। यानी कि आपने वर्णों को का तो मेल किया है, लेकिन मेल करने के बाद उसका कोई अर्थ आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हमने वर्ण विच्छेद किया, लेकिन इसका तो कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। तो इस मात्र वर्णों के मेल को हम शब्द नहीं कहेंगे, सार्थक मेल होना चाहिए जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, खरबूजा, तो ये सार्थक वर्णों के सार्थक मेल यहाँ पर बना है। भेड़िया, यहाँ पर आपका सार्थक मेल आया है, इसलिए एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और यदि आप समझ गए तो अब हम आगे शब्दों के भेद पर जाते हैं। अब शब्द को कैसे कैसे बनाया जाता है, कहाँ कहाँ से शब्द आए, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो आगे हम हेडिंग डालेंगे, आगे हम लिखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद कौन कौन से भेद होते हैं? तो आइए, हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी कि वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से जो है उसका जन्म हुआ है, वो शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी पुरानी भाषा, क्योंकि हिंदी से पहले आपके पास संस्कृत भी थी, तो हिंदी में कुछ हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत भाषा से ही तो आए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, बनावट के आधार पर, भाई शब्द की बनावट कैसी है उसके आधार पर भी शब्दों के भेद किए गए हैं। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन 3 आधारों पर शब्दों के भेद किए गए हैं। तो आप लिखिएगा, हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया। पहला लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा लिखेंगे बनावट के आधार पर, और तीसरा आप लिखेंगे प्रयोग के आधार पर।
कोई शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, बनावट उसकी कैसी है और उसका प्रयोग आप कैसे कैसे कर रहे हैं। और अब दिखेगा आगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, या उत्पत्ति के आधार पर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर चलेगा। तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। पहला भेद आपका तत्सम शब्द, दूसरा आपका तद्भव शब्द, तीसरा आपका देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। उत्पत्ति शब्दों की कहाँ से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ये 4 भेद किए गए हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये तत्सम शब्द क्या है, ये तद्भव शब्द क्या है और देशज शब्द क्या है और साथ में विदेशी शब्द क्या है। यानी कि तत्सम शब्द कैसे आए, तद्भव शब्द कैसे आए, देशज शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द क्या हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही है। आप शब्दों को लिखें और उनका वर्ण विच्छेद कीजिएगा। कुछ शब्द मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ, इनके शब्द के आप वहां पर वर्ण विच्छेद कीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल दूंगी। कमल, ठीक है, साथ में यहाँ पर नवीन, भोजन, खेल या खेलना, और देशज। इन शब्दों के आप वर्ण विच्छेद करके लाइएगा। और फिर हम नेक्स्ट आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़े कि शब्द क्या होते हैं और शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।